रीच द टॉपिक का मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर के बारे में पढ़ा गया था। कौन कौन से पार्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग होती कैसे है, क्यों होती है, इसकी क्यों क्या आवश्यकता है हमारी लाइफ में, कौन कौन से इसमें प्रोसेस होते हैं, किस ऑर्गन में होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी चीज को जानने के लिए व्हाट, वाई एंड व्हेन ये जरूरी होता है। क्वेश्चंस जब आपके माइंड में एराइज होते हैं, जब भी क्वेश्चंस अगर एराइज नहीं होंगे तो आप कोई भी डीप नॉलेज नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। इसीलिए हमें जरूरी होता है कि हम अपने मन में सबसे पहले क्वेश्चन एराइज करें। आजकल टीचर्स भी इससे डरते हैं और बच्चों को डांट देते हैं। तो क्वेश्चन से एराइज बच्चों के मन में होना चाहिए कि कैसे चीजें होती हैं। जब आप क्वेश्चन एराइज कर लेंगे अपने मन में किसी भी चीज में, क्या है, क्यों है, कैसे है, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है कि कब होते हैं, और पांचवा आता है कि क्यों होते हैं। तो व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीजें हैं कि आपको पढ़ना चाहिए किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। आपको जैसे आपके पास एक बाइनाकुलर विजन होना चाहिए कि आप दोनों आंख से देख सकें, सोचते हुए देख सकें। आप एक आंख से उतना क्लियर विजन नहीं आता है। तो इसीलिए आपको मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी एराइज करना चाहिए, नहीं तो कोई भी आएगा कैसे भी पढ़ा के चला जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ओवरव्यू ऑफ ब्रीदिंग क्या है? तो इसमें 2 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं किसी भी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, जिसमें एक इंस्पायरेशन होता है, जिसके द्वारा यह एक ऐसा प्रोसेस है कि हम सांस बाहर से, एटमॉस्फियर से, एनवायरनमेंट से, अपने नाक के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से पास होते हुए हम अपने लंग्स में भरते हैं। मतलब इंस्पायरेशन अलग से। ये वो वाला इंस्पायरेशन नहीं है जिससे आप किसी से इंस्पायर होते हैं। ये दूसरा प्रोसेस है। ये आपके सांस लेने की प्रक्रिया को बताता है। और दूसरा है एक्सपायरेशन, कि जो लंग्स का हवा है उसको हम एटमॉस्फेयर में कैसे छोड़ते हैं और क्यों हमें छोड़ना पड़ता है। दैट इज द एयर रिलीज फ्रॉम द लंग्स। यह कैसे, आखिर ये क्यों होता है? हम कभी भी जानबूझ के तो ये करते नहीं हैं। कभी भी हम सोए रहते हैं, हम अगर आदमी बेहोश भी रहता है तो प्रक्रिया चलती रहती है अपने आप से बॉडी की। सोचिए कि जब आप बेहोश भी होते हैं, आप अचेतावस्था में होते हैं, इवन आप कोमा में भी होते हैं, तो ये ब्रीदिंग की प्रक्रिया हमारी बॉडी करती रहती है। आपको कुछ नहीं पता होता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन हमारी बॉडी हमारा पूरा ख्याल रखती है। तो ड्राइवन बाय ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता है लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो ये जो ड्राइवन मतलब चलाया जाता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है हमारे इंटरनल एटमॉस्फेयर और बाहर का एटमॉस्फेयर जो होता है, इन दो के चक्र को ही हम ब्रीदिंग कहते हैं। अगर हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर, जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा, अगर वो कम होता है बाहर के प्रेशर की अपेक्षा, तो हवा अपने आप अंदर जाती है। और जब हमारा एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर की एल्वियोलाई जो होती हैं, छोटे छोटे बैग्स होती हैं, जब वो फूल जाती हैं, भर जाती हैं, फील हो जाती हैं, तो बाहर का एटमॉस्फेयर जो होता है वह प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ कम हो जाता है। तो अपने आप, आपको पता होगा कोई भी चीज़ जो होती हैं नेचर में, वह हायर टू लोअर की तरफ जाती हैं। मिनिमम कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्शन होगा कि जो
हायर टू लोअर, लोअर टू हायर की तरफ जाए। और जब भी कोई लोअर टू हायर की तरफ जाएगा तो उसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज और रिक्वायरमेंट दोनों होगी। इसलिए नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, नेचर ही के द्वारा हम ऐसा बने हुए हैं कि हमें कम से कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं। तो ये पता चल गया आपको। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब कि कौन कौन से प्रेशर हैं, क्यों हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो इंस्पायरेशन जो होता है, जैसा ऊपर मैंने बताया, ये तब होता है जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वह लोअर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी निगेटिव प्रेशर इसे कहते हैं। जैसे कि हमारे लंग्स के अंदर हवा की ज़रूरत होती है जब उसके अंदर प्रेशर कम हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, आप खिड़की खोलते हैं, अगर बाहर हवा तेज चल रही है तो आप कमरा है उसमें खिड़की अगर खोलते हैं तो खूब तेज हवा अंदर आती है, क्योंकि आपके कमरे के अंदर, रूम के अंदर हवा का प्रेशर कम होता है। लेकिन वही जब बाहर आप पंखा चलाते हैं रूम में, या एसी चलाते हैं, चाहे कूलर चलाते हैं, और आप गेट खोलते हैं और बाहर कुछ नहीं चलता है तो हवा वही बाहर निकलती है तेजी से। तो ये चीजें हैं कि जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ हवा आती है, जहाँ ज्यादा होता है वहां से निकल जाती है। एक्सपायरेशन कब होता है? कि ये तब होता है कि जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जैसे हमारे लंग्स के अंदर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा हो जाता है बाहरी एटमॉस्फेयर की अपेक्षा, तो इसे पॉजिटिव प्रेशर कहते हैं। यहाँ निगेटिव प्रेशर है इंस्पायरेशन में। कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें? तो डायफ्राम इन्वॉल्व होता है, जो प्राइमरी मसल होता है ब्रीदिंग के लिए। ये देखिए, ये डायफ्राम है, ये जो हमारे थोरेसिक कैविटी है, छाती है, उसके पास एक होती है डायफ्राम, जो एक केज की तरह होता है, ऐसे होता है, वो इन्वॉल्व होता है। फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये बिटवीन रिब्स असिस्ट करते हैं इंस्पायरेशन में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये देखिए, ये जो बाहर हैं ये इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं यहाँ पे, ये हमें प्रोवाइड कराते हैं। ये इंस्पायरेशन की प्रक्रिया है और ये एक्सपायरेशन की प्रक्रिया है। तो फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी होते हैं जो असिस्ट करते हैं पोस्ट एक्सपायरेशन। इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो हवा लेने, अंदर लेने में मदद करते हैं, जबकि एक्सटर्नल जो होते हैं वह हवा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कुछ एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं वो भी हमारे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन स्ट्रेंथ को इनहेंस करती हैं, मतलब इंक्रीज करती हैं, सपोर्ट करती हैं। अब हम लोग इसके प्रोसेस को पढ़ेंगे कि हाउ इंस्पायरेशन अकर्स। तो इंस्पायरेशन के बारे में, इट इज इन एक्टिव प्रोसेस बाय विच ए फ्रेश एयर इंटर्स द लंग्स। यह एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके द्वारा फ्रेश वाटर हमारी लंग्स में इंटर करता है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस में एनर्जी की आवश्यकता हो। जब हम प्रोसेस, जब आप अनुलोम विलोम आप सुने होंगे कि योगा है, उसमें जब आप अपने आप हवा अंदर लेते हैं तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि एक्सपायरेशन में नहीं होती है, वो अपने आप निकल जाता है। आप हवा अंदर लेते हैं वो आपको पता चलता है, लेकिन हवा बाहर निकलते हैं वो आपको पता नहीं चलता है। जैसे आप मान लीजिए गए पहाड़ों पे, आप दिल्ली के शहरों से निकल के या पॉल्यूटेड सिटी से निकल के किसी फ्रेश एयर जगह गए, आप पहाड़ों पे गए या चाहे, तो आप बाहें फैला के और खूब तेजी से चाहते हैं ना कि जितना हो सके हम खींच लें अंदर हवा को, वो हवा की ताजगी महसूस करने के लिए। वही प्रोसेस इंस्पायरेशन होता है, जिसमें लगता है एक्टिव एटीपी की जरूरत पड़ती है। इट कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन लंग्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही चीजें मैंने जो आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया कि इसमें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से
कम होगा, यानी निगेटिव प्रेशर यहाँ हो रहा है। इंस्पायरेशन प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता आता है। ये देखिए ये डायफ्राम है। तो पहले जब हम इंस्पायरेशन कहते हैं तो हमारी छाती जो होती है ऐसे होती है, लेकिन जैसे ऐसे होती है, मान लीजिए ऐसे हम दिखा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे मान के चलिए आप। लेकिन जब हम इंस्पायर करते हैं किसी भी हवा को, तो इसमें हवा भरा जाएगा। अगर हवा इसमें भरा जाएगा, ये मान लीजिए चारों तरफ से बंद है, तो हवा भरा जाएगा तो ये ऐसे होगा, यानी डायफ्राम ये जो ऊपरी परत है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तभी तो इसमें हवा जाएगा। अगर ये ऐसे ही रहे तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो हवा उस अंदर जाएगी ही नहीं। तो ये ऐसे हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब हवा निकलती है एक्सपायरेशन के दौरान तो ये रिलैक्स हो जाता है ऐसे। रेस्पिरेटरी सेंटर इनिशिएट द स्टिमुलाई ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है यह इनिशिएट करता है स्टिमुलाई इंस्पायरेशन के समय। स्टिमुलाई कोई भी चीज होती है जिसको एक तरह से सेंसेशन बोलते हैं, वो हमारी बॉडी जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा के समय होता है। अब हम लोग न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे रेस्पायरेशन को, टेम्परेचर को, चाहे हमारे इंजाइम एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करते हैं। ये सारा चीजें यहीं से कंट्रोल होता है। तो इसमें फ्लैटनिंग एंड इंक्रीजिंग थोरैसिक कैविटी वॉल्यूम, इसमें मैंने वही कहा कि डायफ्राम कांटेक्ट होता है, फ्लैट हो जाता है और अंदर के वॉल्यूम को बढ़ा देता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस को। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लिफ्टिंग रिब्स, रिब्स को उठा देता है, एंड स्टर्नम को, हमारे ये स्टर्नम यहाँ पे हमारा होता है ना। और इंक्रीजिंग थोरैसिक वॉल्यूम, हमारी छाती के अंदर जो है थोरैसिक को वॉल्यूम को बढ़ा देता है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हवा अपने अंदर ले सकें। यह डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस पे ये पोस्चर होता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, ये पोस्चर होता है हमारी कैविटी के चारों तरफ का। जैसे ये साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ये डायरेक्शन होता है, वैसे इसमें भी होता है। इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम एक्सपेंड पल्मोनरी वॉल्यूम, जो इंक्रीज जब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यह पल्मोनरी वॉल्यूम को एक्सपेंड कर देता है। और लोअरिंग इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, यानी कम कर देता है। तब एयर फ्लो होता है लंग्स में ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जैसे मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर में आता है, तो उसको जिस कमरे में रुकना होता है, तो या तो आप उसको स्क्वाड करते हैं, या आपके घर का कोई बच्चा करता है कि उसके आने से पहले जल्दी जल्दी कमरे को खाली किया जाता है। उसमें उसकी ज़रूरत की सामान्य होती है, जितना हो सके खाली उसको साफ स्वच्छ किया जाता है। या कोई लोग बैठा हो तो उसको, तो इसी तरह इसमें काम होता है कि इंट्रा, ये जो पल्मोनरी वॉल्यूम होता है ये थोरैसिक कैविटी को बढ़ाता है, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो हमारे लंग्स के अंदर के प्रेशर को है कम करता है, कि निकलो, नई हवा आ रही है, उसके एंट्री के लिए जगह है, तुम जल्दी से निकलो। तब उस जब प्रेशर डिफरेंस होता है तब जाके एयर फ्लो करता है हमारे लंग्स में। तो यहाँ पे देखिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ये लेस देन का साइन है ये। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो ये मोर देन हो जाएगा, तो ये एक्सपायरेशन में यूज होता है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस या ये एक्सटिंक्ट होती हैं इसमें। इम्पल्स आर कैरीड ड्यू टू इंस्पायरेटिव मसल थ्रू नर्व्स, नर्व्स के द्वारा इम्पल्स जनरेट होती हैं, वह कैरी करते हैं इंस्पायरेटिव मसल्स, नर्व्स में लेके जाती हैं। जो हमारी वायरिंग होती है बॉडी के अंदर नर्व्स की, वो हमें सिग्नल्स भेजता है कि अब हमें ज़रूरत है एटीपी की, तुम इंस्पायर करो जिससे हम ऑक्सीजन ले सकें और मसल्स जो हैं वो एटीपी बना सकें और हमको भी भेज सकें, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई हो सके। फिर डायफ्राम एंड इंस्पायरेटिव मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। द थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीजेज एज द चेस्ट वाल एक्सपेंड, थोरैसिक वॉल्यूम जब बढ़ता है चेस्ट वाल हमारी एक्सपेंड हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी और पुलिस की भर्ती में या जब भी वैकेंसी निकली है तो उसमें फिजिकल होता है, फिजिकल में
वो चेस्ट का मैप, चेस्ट की मैपिंग करते हैं कि कितना है, कि वो तो कहते हैं वो सांस खींचो, फुलाओ अपने छाती को, जिससे उनको एग्जैक्ट पता चल सके। द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज रेड्यूस्ड, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। द एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीजेज, एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीज हो जाती हैं देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी हवा अंदर जाएगी। और फिर जो एल्वियोलाई होते हैं लंग्स के अंदर, उसका भी प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब एयर फ्लो इनटू द एल्वियोलाई, एयर फ्लो कर जाता है एल्वियोलाई में, अंटिल द एल्वियोलर प्रेशर इक्वलाइज, जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्वियोलर प्रेशर बराबर ना हो जाए, और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एल्वियोलाई गेट इन्फ्लेटेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्वियोलाई जो होते हैं इक्वलाइज हो जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अब एक्सपायरेशन, तो इट इज ए पैसिव प्रोसेस बाय विच CO2 एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम लंग्स, यह एक पैसिव प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग CO2 को बाहर निकालते हैं। जैसे हम इंस्पायर तो करते हैं ऑक्सीजन, लेकिन निकालते हैं CO2। ये मैं बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म, मैंने पिछली स्लाइड में बताया है कि कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं। जैसे ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो सेल्स में चीज़ें होती हैं। रेस्पायरेशन, ये ब्रीदिंग का हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, रेस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रीदिंग लेते हैं, उसके बाद की प्रोसेस रेस्पायरेशन शुरू होती है, और रेस्पायरेशन के अंदर ही आती है ब्रीदिंग, क्योंकि उसी की एक प्रक्रिया है। लेकिन जब पहला प्रोसेस है ब्रीदिंग, देन स्टार्ट रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन जब स्टार्ट होता है तो वहां से हमारी ब्लड सेल जो है ऑक्सीजन कैरियर होती हैं, जो लेके तुरंत भागती हैं सेल्स के पास। सेल्स ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, फिर हमारा वहाँ पे जो ब्रेकडाउन होते हैं हमारे मिनरल्स, हमारे फूड, उससे वो ग्लूकोज से कनेक्ट करके मिल के, और फिर ATP, CO2 और H2O बाई प्रोडक्ट में निकालता है। तो ATP सेल्स के द्वारा यूज होती हैं और हमारी लाइफ प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो उसी तरह जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है तो वो ले आके CO2 को तुरंत उस लंग्स को दे देता है, वही ब्लड ला के देता है कि ये इसका काम खत्म, ये बाई प्रोडक्ट है, इसको बाहर निकालो, तो तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो एक्सपायरेशन हो जाता है। जब हमारे अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बाहरी प्रेशर से, तो बाहर चली जाती है हवा। अब एक्सपायरेशन का प्रोसेस क्या है, इसमें सभी चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं। बाकी सब में आदमी जब मेहमान घर में आता है तो टेंस सिचुएशन रहती है कि उसको कुछ कमी ना हो। आप किसी को अगर इनवाइट करते हैं तो कितना भी आप चीज़ें जुटा लें उसके लिए, उसके वेलकम के लिए, लेकिन आपके अंदर एक टेंस होती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ चीज़ें कम ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वो चला जाता है, आप उसकी मेहमानगिरी पूरी करके उसको जब विदा करते हैं, तब सारा घर या सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो काम अब छूटा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। उसी तरह इसमें है कि ऑक्सीजन जब आता है तो वह मेहमान होता है, लेकिन जब CO2 वो बन के जाता है कि हाँ चलो, या कि अब इसका काम अब खत्म, निकलो चलो, तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें डायफ्राम, एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल सब रिलैक्स हो जाती हैं। डायफ्राम रिटर्न हो जाता है डोम शेप में, पहले ऐसे था, फिर इंस्पायरेशन आया, वॉल्यूम बढ़ गया, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो ये चीज़ें रिब्स और स्टर्नम जो होते हैं वो लोअर नीचे हो जाती हैं, रेड्यूसिंग थोरैसिक एंड पल्मोनरी वॉल्यूम, जो थोरैसिक और पल्मोनरी वॉल्यूम है उसकी वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है, मतलब कम हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। डिक्रीज्ड पल्मोनरी वॉल्यूम बाय इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है, डिक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जिससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर एयर एक्सपेल्ड हो जाता है फ्रॉम लंग से, एयर को हटा देते हैं हम। रेस्पिरेटरी सेंटर टर्मिनल्स द स्टिमुलाई ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, द डायफ्राम एंड इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्स, वही मैंने जो इंस्पायरेशन बताया उसके जस्ट ये अपोजिट है।
चेस्ट वाल इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड थोरैसिक वॉल्यूम गेट रेड्यूस्ड। चेस्ट वाल जो हमारी होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जब वॉल्यूम आएगा तब ना वो फैलेंगी, एक्सपेंड होती हैं, नहीं तो फिर हवा हवा निकल जाए, कॉन्टैक्ट हो गया, जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भर रहे हैं, वो चीज़ें ऐसे। द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज रिड्यूस्ड, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर का कम हो जाता है। द एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीजेज, एल्वियोलर प्रेशर बढ़ जाता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर एयर सेंट आउट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, एयर बाहर भेज दिया जाता है एल्वियोलाई थ्रू। फिर एयर फ्लो आउट ऑफ द एल्वियोलाई, एयर एल्वियोलाई अंटिल द एल्वियोलर प्रेशर इक्वलाइज द प्रेशर, तब तक हवा निकलती रहती है कि जब तक कि हमारे अंदर एल्वियोलाई का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर ना हो जाए, और फिर एल्वियोलाई जो है इन्फ्लेटेड से डिफ्लेटेड हो जाता है, फूले हुए से पुचका हुआ हो जाता है। अब बात ये आती है कि हम कितनी बार सांस लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी इंस्पायर एंड एक्सपायर। तो ब्रीदिंग रेट जनरली आपको कहा जाता है कि जो नॉर्मल है, एक हेल्दी ह्यूमन है, उसमें 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में हम 12 से 16 बार हम इसको एयर इंस्पायर करते हैं। और मेजरमेंट इसका कैसे होता है, तो स्पायरोमीटर यूज होता है मेजरमेंट के लिए, जो इस्टीमेट करता है वॉल्यूम एयर को इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइडल वॉल्यूम, और उसी तरह इसमें वॉल्यूम्स होते हैं। ये देखिए, ये गोल मार्कर है, ये आदमी है, ये पाइप है, माउथ पे मुंह में लगा के वो फूंकता है या इंस्पायर करता है, तो उससे पिस्टन पता चलता है। ये पिस्टन जो है ये ऊपर उठता है कि कितना इसका है, तो उसके बेसिस पे नापा जाता है कि आदमी हेल्दी है कि नहीं है, इसके लंग्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एड्स इन एक्सेसिंग पल्मोनरी फंक्शन, जो हेल्प करता है एक्सेस करने में पल्मोनरी फंक्शन को, कि हमारे जो एल्वोलाई हैं या लंग्स हैं वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज है कितनी होती है, तो जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है चीज़ें बनाई गई हैं कैपेसिटी के, हम कितना वॉल्यूम। अब यहाँ पे मात्रा की बात आ गई, हाउ मच, अभी हमने पढ़ा हाउ मेनी टाइम्स वी इंस्पायर और एक्सपायर, बट हियर it is the difference between how much and many. Two terms are different, they are different terms, because we know that volume, because we know that कि how much is uncountable but how many is countable now। ये आपको याद होगा कि हाउ मच को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, वो एक मात्रा है, एक वॉल्यूम को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कितनी बार ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे कि इसमें तो काउंट कर ले रहा है, तो ये एक वॉल्यूम है जिसको नापा जाता है, लेकिन वो जो हम लोग ने पिछला पढ़ा कि हाउ मेनी टाइम्स, ये 12 से 16 इसको काउंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो volume of air inspired and expired during a normal respiration, it is approx 500 ml, that is a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। यह बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो है हम लोग या तो इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं एट नॉर्मल रेस्पायरेशन के समय, यानी जितना वॉल्यूम हम सांस में अंदर खींचते हैं, जाहिर सी बात है कि उतना ही वॉल्यूम हम लोग छोड़ते भी हैं। तो वह अप्रॉक्स 500 ml माना जाता है कि आदमी इससे ज्यादा नहीं इंस्पायर कर सकता, एक्सपायर कर सकता। कि जैसे एक बार तो कितना वॉल्यूम अपने अंदर खींच ले रहा है, तो 500 ml एक बार में। तो 12 से 16 बार में
12 से 16 बार वो पर मिनट लेता है अगर हवा, तो 500 से 1200 में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60 यानी 6000 ml, या 16×5 = 80 यानी 8000। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। इतना वो एक बार में अपने अंदर इंस्पायर या एक्सपायर करता है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज 2500 ml to 300 ml। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व की एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सिबल, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कहीं गंदी जगह से या पॉल्यूटेड सिटी से आप निकल के या कहीं फ्रेश सिटी में जाएं जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, तो आप क्या करते हैं कि आप बाहें फैला के और खूब चाहते हैं कि खूब जितनी फ्रेश एयर हो। जैसे आप लद्दाख घूमने चले गए, आप इधर साउथ में किसी जगह घूमने चले गए, आप दार्जिलिंग घूमने चले गए, आप कश्मीर घूमने चले गए, हिमाचल घूमने गए, तो आप क्या करते हैं, आप खूब अच्छी, या आप अपने गांव घूमने चले गए शहर से, तो आप समझो जब आप हवा बहती है तो आप सोचते हैं कि कितनी ज़्यादा हम अपने अंदर इंस्पायर हवा खींच लें। तो वही ये बता रहा है कि आप फोर्सिबली खींचते हैं। आप सोते समय जो नॉर्मल एयर आप अपने अंदर लेते हैं वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप फोर्सिबल फोर्स लगा के जबरदस्ती अपने अंदर हवा भरते हैं, उसकी मात्रा जो होती है वो 2500 से 3000 ml के बीच में होती है। यानी 500, 5 गुना या 6 गुना नॉर्मल से, ये 5 टाइम्स और 6 टाइम्स ये होता है। आप उतना फोर्स करके करते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 100 ml to 1100 ml। यानी आप 5 गुना अंदर खींच सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप खींच रहे हैं दबा के, और उसी समय कोई कण जाए और आपकी नाक में फंस जाए, ठीक, तो आप क्या करते हैं, उसी स्पीड से आप तुरंत उस हवा को रिटर्न करते हैं। या आप ऐसे नॉर्मल सांस ले रहे हैं, आपके नाक में मच्छर घुस गया, तो आप अपनी बॉडी के अंदर का पूरा, या कहीं आप जा रहे हैं फाउल स्मेल आ गई, कोई जानवर मरा हो सड़क के किनारे किसी ने फेंक दिया हो, चाहे कहीं गंदा नाली हो, चाहे जो भी हो, तो उस समय आप जानबूझ के आप कर लिए, हवा इंस्पायर कर लिए, तो फाउल स्मेल जो आते हैं उसको निकालने के लिए आप जल्दी जल्दी अपनी बॉडी को पूरा फोर्सिबली हवा अपने बॉडी से अंदर निकालते हैं। तो वह क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है अब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के, जैसे 1000 to 1100 ml। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप इतना ही बस निकाल पाते हैं, क्योंकि बॉडी पूरी हवा आपको नहीं निकालने देगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आप तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे। अब रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। मैंने वही कहा आपको कि आप 2500 खींच ले रहे हैं 3000 ml तक, तो आप उसके बावजूद आप 1000 या 1100 ml ही निकाल पाएंगे, क्योंकि लंग्स में हमें हवा बराबर चाहिए होती है, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन सप्लाई होती है हमारी बॉडी को, जिसका काम है एटीपी बनाना। अगर ऑक्सीजन ही कोलैप्स हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो आप डेथ कर जाएंगे, हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए हमारी बॉडी रिजर्व कर रखती है, यानी रेजिडुअल बचा हुआ वॉल्यूम जो होता है वो रखती है। कि कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपनी नाक दबा लेता है, तो जैसे ही हवा कम हो गई आपका तुरंत कोलैप्स हो जाएंगे ना आप। तो हमारी बॉडी इमरजेंसी के लिए सारी चीज़ें बचा के रखती है। तो 1100 ml से 1200 ml, यानी 2 गुना हमारे टाइडल वॉल्यूम के वो बचा के रखती है, और 2 गुना ही भेजती है। बराबर बराबर का मामला है यहाँ पे। तो हमारी बॉडी बहुत मैनेजमेंट से चलती है। इसी तरह पढ़ाई में हमें मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, जो हमें आगे बढ़ाता है। कोई भी चीज हो उसमें प्रैक्टिस और मैनेजमेंट अगर आपका सही है, आप इवन आफ्टर आप कम पैसा कमा रहे हैं, आप
तो आपके पास अगर मैनेजमेंट का तरीका सही है, आप हाउ टू हैंडल प्रेशर या समाज को चाहे कैसे भी करके अपने मेंटल स्टेटस को मैनेज मैनेज कर ले रहे हैं कि मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, मुझे बर्गर नहीं खाना है, मुझे मेरे लिए हरी सब्जी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। जैसे क्या होता है हमारे घर में, हमारे दादा होते हैं या पिताजी होते हैं या माँ होती है, तो हमें ज़बरदस्ती फ्रूट्स खिलाते हैं। बचपन में किसी को फ्रूट्स अच्छा नहीं लगता है, कोई होगा रेयर, उसको मैगी अच्छा लगता है, उसको चाउमीन अच्छा लगता है, उसको बर्गर, फास्ट फूड उसको अच्छा लगता है, चटपटी चीज़ें। उसके बावजूद भी माँ कभी करेले का सब्जी बनाती है, कभी भिंडी का बनाती है, कभी तोरई का बनाती है, कभी पनीर बनाती है, कभी हमें कुछ और चीज़ें बना के देती है, फ्रूट ज़बरदस्ती देती है, दूध ज़बरदस्ती पिलाती है, क्योंकि उसको पता है कि यही हमारी बॉडी को हेल्दी रखेंगी। लेकिन हमें नहीं पता होता है, वह उसी तरह बॉडी हमारी है कि वो हमारे लिए सारी चीज़ें मैनेजमेंट करके रखती हैं, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे न लगे। वो हमारी बॉडी हमें हमारे अंदर हमेशा वो चीज़ें मैनेज करके रखती है। वो हमें एक बच्चे की तरह पालती है। और इसी तरह नेचर भी होता है कि वो हमारी बॉडी को एक अपनी नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे तैयार करता है। वो कभी भी नेचर किसी से भेदभाव नहीं करता। वो जानवर के भी बच्चों को उतना क्यूट बनाता है और मनुष्य के बच्चे को भी उतना क्यूट ही बनाता है। किसी के बच्चे आपको खराब नहीं दिखेंगे। और एडल्ट होने पे ये हमारी प्रोसेस होती है, हमारे परिवार की प्रोसेस होती है, समाज की प्रोसेस, कि हम कैसा हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं बच्चों को, जो कोई भी जनरेशन हो। तब हमारे विचार, हमारे रंग रूप, हमारी बॉडी का वेट, सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। नेचर इसमें कभी डिफरेंस नहीं करती है। तो उसी तरह ये यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम बचा के रखती है कि हमारी चीज जो बॉडी है वो कहीं कोलैप्स ना कर जाए। अब ये सारी चीजें हैं। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम ये दोनों जरूरत। हमारी कैपेसिटी है 4 रोटी खाने की, लेकिन हम खा रहे हैं 2 रोटी। ठीक ना? तो ये मामला यहाँ पे वही कह रहा है कि कैपेसिटी हमारी कितनी है, लेकिन हम उस कैपेसिटी को बचा के रख रहे हैं। जैसे ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी का आज तक पता नहीं लगाया जा चुका है कि वो कितना डेवलप होगा और कहाँ तक डेवलप होगा। इसी माइंड से पहले लोग खाने के लिए तरह जाते थे, वही लैंड था, वही इन्वायरमेंट था। लेकिन माइंड जैसे जैसे हम यूज करने लगे, हमारे लिए जिंदगी आसान होने लगी, डेथ कम होने लगी, हम बीमारियों को जानने लगे, हम लोग पढ़ने लगे। और पहले ये यही माइंड था कि कुछ नहीं होता था चीज़ें। आप 1000 साल पहले जाएं, 2000 साल पहले जाएं, तो वो सारी चीज़ें। तो इंस्पायरेटिव कैपेसिटी कितनी होती है, तो हम लोग कितना हवा अंदर ले सकते हैं। तो टोटल एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, जैसे हमने हवा छोड़ा और उसके बाद तुरंत हवा अंदर लिया, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी यहाँ पे 500 हो गया टाइडल वॉल्यूम आपका, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम लोगों ने अभी देखा कि वो 1100 से नहीं 2500 से 3000, जितना हम लोग फोर्सिबली इंस्पायर कर सकते हैं उतना है। यानी 3000 से 3500 के बीच में आपका इंस्पायरेटिव कैपेसिटी होती है। एक्सपायरेटिव कैपेसिटी कितनी होती है, तो वही टोटल एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। टोटल एयर जो है कितना हम बॉडी से बाहर निकालते हैं एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200, तो उसको जोड़ सकते हैं हम लोग। तो 11 5 17 या 1000, 1500 से 1700 ml तक हो सकता है ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम देखिए दोनों में कॉमन है, बाकी ये 2500 से वो सारी चीज़ आप इसको लिख के याद कर लीजिएगा। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर इवन नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी वही कहा कि एयर जो है कितना बचा रह जाता है हमारे एक्सपायरेशन के बाद, तो उसका 1100 से 1200 ml बचा रह जाता है। इसमें क्या है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम,
तो ये दोनों कितना कितना है, 11 2200। ये देखिए एक्सपायरिटी 1100 ml ये होगा, रेजिडुअल 1100 होगा, या 1000 करिए या 1200, वही जो चीज़ें हैं नॉर्मल आपका 2000 से 2200 2500 तक का करीब होती हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये आता है एक्सपायरिटी रिजर्व वॉल्यूम ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, नहीं ये रहा फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरिटी रिजर्व वॉल्यूम। अब वाइटल कैपेसिटी, पूरी कितनी कैपेसिटी है हमारे वाइटल की, जिसमें मैक्सिमम एयर ब्रेथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन और आउट आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन। जैसे हम लोग फोर्स एक्सपायरेशन और फोर्स इंस्पायरेशन जब करते हैं तो मैक्सिमम जो है एयर कितना हम हमारे ब्रेथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो एक्सपायरिटी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200, टाइडल वॉल्यूम 500 और इंस्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम यानी 2500 से 3000। तो 3000 और 4100 या 1200, 4200 यानी हमारी बॉडी में ये वाइटल कैपेसिटी की होती है। और टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल एयर इन द लंग्स आफ्टर फोर्स इंस्पायरेशन, तो हम लोग फोर्स इंस्पायरेशन के बाद लंग की कैपेसिटी कितना होती है, कितना हवा हमारे लंग्स में जाता है, तो 500। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है बचा जो होता है 1100 से 1200 ml, एक्सपायरिटी रिजर्व वॉल्यूम 1100 से 1200 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पायरिटी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 300 इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये यहाँ से अलग फार्मूला है, या हम टोटल वाइटल कैपेसिटी या प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम रख लें जैसे इसका, तो ये आप ऐड कर लीजिएगा। तो आज तक हम यहीं पे लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको देखिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि मुझे पढ़ाने में कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है और या ठीक है। वैसे पढ़ने की ज़रूरत सबको हमेशा होती है, अच्छी चीज़ें होती है। मैं आपके सिलेबस के हिसाब से सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। कोशिश मैं ये करता हूँ कि आसान भाषा में आपको पढ़ाऊँ, जिससे इंटरनेट का ज़माना है, मिनिमम इकोनॉमी वाले बच्चे भी पढ़ सकें और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। शिक्षा ही है, एजुकेशन ही है जो आपको जीवन जीने के मैनेजमेंट को